अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं? आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही है? एक एक मैसेज कर दीजिए सो दैट आई मे नाउ कि आप लोगों को आवाज़ आ रही। मैसेज तो नहीं है, कमेंट कर दीजिए एक एक। आज का हमारा लेक्चर ठीक हो गया। आज का हमारा लेक्चर दो चीज़ों के बारे में है। एक तो हमने प्रेसिस कैसे लिखी जाती है वो देखना है, और दूसरे नंबर पे हमने देखना है कि आप वोकेबलरी ईजीएस्ट वे में और ऐसे वे में जिससे ना वो आपको भूले और ना ही आपके लिए बर्डन बने, वो ईजीएस्ट मेथड में आप उसे कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। एटलीस्ट मुझे तो वो ईजीएस्ट लगता है। आप लोगों को तो जब आप सुनेंगे तो फिर पता चलेगा कि ईजीएस्ट है या नहीं है। लेट्स वेट फॉर 2 to 3 मिनट्स। मज़ीद कुछ लोग ज्वाइन कर लें तो फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। मीनवाइल जो लोग आ गए हैं, अगर आप अपने दोस्तों को जो कि CSS की PMS की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको टैग करना चाहें तो आप टैग कर दीजिए, या ये स्ट्रीम शेयर करना चाहें। स्ट्रीम शेयर करने से अगर आपकी शान में गुस्ताखी ना होती हो तो आप स्ट्रीम भी शेयर कर सकते हैं। वालेकुम अस्सलाम। मुझे लगता है टिकटॉकर्स की तरह ना मुझे भी वो राउंड सी लाइट नहीं होती, वो लेनी पड़ेगी कि चेहरा अनवर पे थोड़ी सी रोशनी आ जाए करे उससे। इस तरह तो अंधेरा ही छाया हुआ है। लास्ट लेक्चर में जो कि हमारे यहाँ पे रिकॉर्डिंग्स में पड़ा हुआ होगा, उसमें हम लोगों ने ऐसे को, बल्कि ऐसे की में इंग्लिश के ऊपर फोकस करने से पहले किन चीज़ों पे फोकस करना है, लास्ट लेक्चर में हमने वो देखा था। आप अगर 1-2 दिन नूर आपको ही नज़र आ रहा है, मुझे तो कोई ख़ास नज़र नहीं आ रहा। कितना टाइम हो गया? 8:03। एक और मिनट वेट करते हैं और फिर हम लोग शुरू करते हैं। इंग्लिश ऐसे और प्रेसिस, ये वो दो सब्जेक्ट्स हैं जिनमें मैंने लास्ट टाइम भी बताया था 90+% है लोगों के फेलियर की। ये जो परसेंटेज है उसमें कुछ चीज़ें बहुत अपना बुनियादी रोल प्ले करती हैं। कंपोजिशन के पेपर में जो फेलियर की रीज़न्स हैं उनमें से एक मेजर रीज़न ये है कि स्टूडेंट्स लोग उन चीज़ों के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं जो छोटी छोटी हैं और कम नंबर्स वाली हैं, और जो कि जिनकी इम्पोर्टेंस सेकेंडरी लेवल की है, और उन चीज़ों पे फोकस नहीं करते जिनकी इम्पोर्टेंस प्राइमरी लेवल की है, और वो बड़े क्वेश्चंस होते हैं और ज़्यादा उनके मार्क्स होते हैं। आलिया बच्चे, हम लोग क्वेश्चंस और इस तरह की डिस्कशन एंड पे करेंगे, लेक्चर्स ख़त्म हो ले उसके बाद। जो कंपोजिशन का पेपर है इसमें 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। पहले नंबर पे इंग्लिश प्रेसिस, दूसरे नंबर पे कॉम्प्रिहेंशन, तीसरे नंबर पे ट्रांसलेशन। और पहले एक्सपेंशन भी हुआ करती थी, आपने एक आइडिया को एक्सपेंड करना होता था। अब वो एक्सपेंशन नहीं आ रही काफ़ी 4-5 सालों से, 2016 से ऑनवर्ड्स एक्सपेंशन नहीं आई।
तो ये जो 3 चीज़ें हैं, इनके ऊपर टाइम भी ज़्यादा वेस्ट होता है, इनके ऊपर स्ट्रगल भी ज़्यादा लगती है, और इन्हीं में टेक्निकलिटीज़ हैं। बाकी जितनी चीज़ें भी हैं उनमें टेक्निकल चीज़ें बहुत कम हैं, सिंपल लर्निंग बेस्ड वो चीज़ें हैं। यहाँ पे कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं इन 3 चीज़ों में जो आपने फॉलो करने होते हैं, जो हम इस सेशन में जिन सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को देखेंगे। कमिंग टूवर्ड्स प्रेसिस, हम लोग आज के टॉपिक की तरफ आते हैं। सिंपल अल्फाज में अगर आप इसको समझने की कोशिश करें, किसी चीज़ को समराइज़ करना, किसी चीज़ को शॉर्ट फॉर्म में लिखना, किसी चीज़ को हम लोग जब उर्दू का पेपर होता था मैट्रिक में, एफएससी में, तो उधर एक तलखीस लिखा करते थे, खुलासा जिसे हम कहते थे। किसी सबक का हमने खुलासा लिखना होता था, वो बिल्कुल प्रेसी को ही उर्दू में खुलासा कहते हैं। किसी चीज़ को इस अंदाज में शॉर्ट करना कि उसके अपने मीनिंग ज़ाया ना हो, उससे वही मतलब और जो है ना सेंस और नैरेटिव नज़र आ रहा हो जो कि आप ओरिजिनल पैसेज जिसकी आपने उस शॉर्ट फॉर्म लिखी है वहाँ से जो चीज़ नज़र आ रही थी, उसको पढ़ने से जो आइडिया समझ आ रहा था, वही आपकी प्रेसी शॉर्ट फॉर्म जो आपने राइट अप किया उससे भी समझ आनी चाहिए। इसको प्रेसी कहते हैं। अब प्रेसिस के कुछ रूल्स होते हैं, वो रूल्स मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर देता हूँ। द वेरी फर्स्ट रूल इज दैट थीम ऑफ द पैसेज इज वेरी क्रूशियल। थीम ऑफ द पैसेज क्या होता है? जब आपके सामने प्रेसी का पैसेज आएगा, उसमें 1 पैराग्राफ भी हो सकता है, 2 पैराग्राफ भी हो सकते हैं, 3 पैराग्राफ भी हो सकते हैं, इट डजेंट रियली मैटर, जितने भी पैराग्राफ्स हों। जब वो आपके सामने आएंगे, आपका पहला काम यह है कि उसको प्रॉपरली कॉम्प्रिहेंड करना, उसको प्रॉपरली समझना। जब आप उसको समझेंगे, आप उसको 1 दफ़ा पढ़ेंगे, 2 दफ़ा पढ़ेंगे, 3 दफ़ा पढ़ेंगे, उसके मेन आइडिया को ग्रैस्प करने की कोशिश करेंगे। जब आप मेन आइडिया ग्रैस्प कर लेंगे तो आपको एक उसमें सेंट्रल थीम नज़र आएगा। जैसे मैंने कल ऐसे में एक बात की थी कि एक कोई बात होती है, कोई एक आइडिया होता है जिसके गिर्द वो पूरा पैसेज या पैसेजेस घूम रहे होते हैं। यू हैव टू एक्सट्रैक्ट आउट दैट आइडिया। वो जो सेंट्रल थीम, मतलब वो बात स्पोर्ट्स के बारे में है, वो बात वुमेन राइट्स के बारे में है, वो बात किसी ट्रिप के बारे में, वो बात कहीं घूमने के बारे में जो 2021 में आई थी, उसमें कोई वो एक पैलेस्टाइन के बारे में थी, पैलेस्टीनियन राइटर के बारे में थी, फिल्म मेकर के बारे में थी। तो यू हैव टू एक्सट्रैक्ट आउट दैट आइडिया कि उसमें सेंट्रल थीम क्या है। ये आपकी पहला टास्क होता है प्रेसी सॉल्व करते हुए। अब जब आप किसी भी पैसेज को पढ़ रहे होंगे, यू विल फेस डिफिकल्ट वर्ड्स। 1 वर्ड मुश्किल हो सकता है, 2 मुश्किल हो सकते हैं, 4 मुश्किल हो सकते हैं। यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दोज वर्ड्स। आपने सिंपली करना क्या है, मतलब उस वक्त आपके पास कोई ऐसा ऑप्शन नहीं होता एग्जाम में कि आप वोकैबुलरी खोल सके और उन अल्फाज के मतलब जान सकें। आपका सिर्फ एक काम है कि उन वर्ड्स को जो आपके लिए डिफ़िकल्ट हैं उनको कॉन्टेक्स्ट में समझने की कोशिश कीजिए। उससे पहले क्या बात हुई हुई है, उसके बाद क्या बात हुई हुई है, तो उन दोनों बातों की सेंस में इस सेंटेंस की क्या मीनिंग, क्या उसका जो है ना वो सेंस बनता है, ये आपने समझने की कोशिश करनी है। डिफ़िकल्ट वर्ड्स को आपने इस तरह अवॉइड करना है। फिर बाज़ औक़ात ये बताया जाता है कि प्रेसी के स्टार्ट में यू विल फाइंड अ टाइटल, और प्रेसी के जो ओरिजिनल पैसेज होता है उसके एंड पे यू विल फाइंड द टाइटल। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता। टाइटल से मुराद वो सेंट्रल थीम ही होता है, आइडिया ही होता है जिसके ऊपर वो पूरी बात हुई होती है। सो देयर इज़ नो हार्ड एंड फास्ट रूल के स्टार्ट में होगा या एंड में होगा। ओवरऑल उसको पढ़कर जो भी थीम आपके जहन में आए वो आपने पैसेज की साइड पे लिख लेना है कि ये होल पैसेज इज अबाउट दिस थिंग। पहली चीज़ हो गई। दूसरी चीज़, अब वो जो सेंट्रल थीम है उससे रिलेटेड प्रेसी के अंदर जो आपने पैसेज पढ़ा है उसके अंदर 3 किस्म के आर्गुमेंट्स आपको नजर आएंगे। एक मेजर आर्गुमेंट्स, एक माइनर आर्गुमेंट्स और एक इनएसेंशियल या अननेसेसरी आर्गुमेंट्स। मेजर आर्गुमेंट्स वो तमाम बातें, आपने थीम लिख लिया उसका ना कि वुमेन, लेट्स से वो वुमेन राइट्स के बारे में, वो तमाम बातें जो डायरेक्टली वुमेन राइट्स को हिट कर रही हैं वो आपका मेजर आर्गुमेंट्स होंगे। वो तमाम बातें जो डायरेक्टली वुमेन राइट्स के बारे में बात तो नहीं कर रही लेकिन उसके सपोर्टिंग आर्गुमेंट्स हैं, वो आपके माइनर पॉइंट्स होंगे। और वो तमाम बातें जो कंपैरिजंस हैं, जो नाम हैं, जो जगह का नाम है, कोई एड्रेस हो सकता है, किसी 2 चीज़
किसी चीज़ की एक्सप्लेनेशन हो सकती है, किसी चीज़ की एग्जाम्पल हो सकती है, वो सारी चीज़ें इनएसेंशियल या अननेसेसरी आर्गूमेंट्स में काउंट होंगी। सो आप पेपर में क्या करिए, आप 3 किस्म की अपने पास, ब्लू और ब्लैक तो पेन आपके पास वैसे ही होंगे, एक ग्रीन या रेड पेन भी ले जाइए। करें क्या, जो मेजर आर्गुमेंट्स हैं उनको ग्रीन से अंडरलाइन कर लीजिए पेपर के ऊपर, जो माइनर आर्गुमेंट्स हैं उनको ब्लू से अंडरलाइन कर लीजिए, और जो इनएसेंशियल या अननेसेसरी आर्गुमेंट्स हैं, जो डिटेल्स हैं अननेसेसरी डिटेल्स, उनको रेड से अंडरलाइन कर लीजिए। अब आपकी जो प्रेसी फाइनल पैसेज जो आपने उसमें से एक्सट्रैक्ट आउट करना है, दैट विल बी ए कॉम्बिनेशन ऑफ ग्रीन एंड ब्लू लाइंस। उसमें से रेड लाइंस बिल्कुल एक्सट्रैक्ट आउट हो जाएंगी क्योंकि वो इनएसेंशियल या अननेसेसरी आर्गुमेंट्स हैं। सो आपके पास बचेगा क्या, सिर्फ और सिर्फ ग्रीन लाइंस, यानी कि मेजर आर्गुमेंट्स, और दूसरे नंबर पे माइनर आर्गुमेंट्स। इसी के गिर्द आपका पूरा ऐसे जो प्रेसी का थीम है वो घूमेगा, और इसी से आपने पूरी प्रेसी लिखनी होती है। ये पहला रूल था जिसको मैंने आपको बताया कि थीम ऑफ द पैसेज इज वेरी क्रूशियल। थीम को इस तरह निकालना है और इस तरह आपने प्रेसी के पैसेज को डाइसेक्ट करना है, उसके टोटे टोटे करने हैं। यहां तक आप लोगों को समझ आ गई है तो एक एक कमेंट कर दीजिए प्लीज। पहला रूल जो मैंने आपको समझाया, अगर क्लियर समझ आ गया है तो मुझे बता दें ताकि मैं आगे बात कर सकूं। और ये मैं चाय नहीं पी रहा, पानी पी रहा हूं, इसलिए बड़ा बड़ा घूंट ले रहा हूं। जो लोग अभी अभी आए हैं स्ट्रीम में, उन लोगों को मैं बताता चलूं कि आप लोग अपने फ्रेंड्स को इसमें टैग करना चाहें तो आप कर सकते हैं, और या इस स्ट्रीम को शेयर करना चाहें तो आप स्ट्रीम भी शेयर कर सकते हैं। और एट द सेम टाइम एक अनाउंसमेंट भी सुन लें कि हम लोग मंडे को भी एक सेशन रख रहे हैं। मोस्ट प्रोबेबली वो पॉलिटिकल साइंस का इंट्रोडक्टरी सेशन होगा, और उसको ज़रूर आप अटेंड कीजिएगा। पॉलिटिकल साइंस जो स्टूडेंट्स रख चुके हैं उनके लिए भी वो फ़ायदेमंद होगा, और जिन स्टूडेंट्स ने रखनी है या अभी प्लान कर रहे हैं, आईआर और पॉलिटिकल साइंस में कंफ्यूज हैं, उनके लिए भी वो फ़ायदेमंद होगा। उनको उसके प्रोज एंड कॉन्स समझ आ जाएंगे, क्यों रखनी चाहिए और क्यों नहीं रखनी चाहिए। सो मंडे को भी यहाँ पे एक लाइव और फ्री सेशन होगा। अच्छा, पहली चीज़ हो गई। दूसरी चीज़, 30 बंदों में से सिर्फ 4 बंदों ने यहाँ पे कमेंट किया और बताया जी कि समझ आ रही है, बाकी बंदे पता नहीं नेपाल के जंगलों में फोत हो गए हैं या किधर चले गए। अच्छा, दूसरे नंबर पे प्रेसिस के बारे में एक असूल है, सेकंड रूल, दैट इज प्रेसिस इज नॉट रिप्रोडक्शन ऑफ आइडियाज बट रीमॉडलिंग ऑफ आइडियाज। वालेकुम अस्सलाम। रिप्रोडक्शन क्या होती है और रीमॉडलिंग ऑफ आइडियाज क्या होती है, मैं आपको सिंपल मिसाल से वाजे करता हूं। आप किसी बच्चे को, डो होती है ना, वो जो जिस हमारे दौर में तो हम लोग तो मिट्टी के साथ खेला करते थे, आजकल के बच्चों को डो मिलती है, वो डो के साथ डिफरेंट शेप्स बनाते हैं, डिफरेंट चीज़ें को, मून बना रहे हैं, सन बना रहे हैं, इस तरह की वो मट्टी टाइप, चीकनी मट्टी पंजाबी में उसे कहते हैं। आप एक बच्चे को डो दे दीजिए, ठीक है, और उसके साथ साथ उस बच्चे को ये कह दीजिए कि यू हैव टू कम अप विद योर ओन आइडियाज। आप इसका बकरी बना लो इस डो के साथ, आप इस डो के साथ भैंस बना लो, आप इस डो के साथ मून बनाओ, आप इस डो के साथ जो मर्जी बनाओ। रिप्रोड्यूस करने से मुराद ये होता है दैट यू हैव गिवन फुल अथॉरिटी टू मेक वॉट एवर यू वॉन्ट टू मेक आउट ऑफ इट। आपके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती, आपने कोई रूल्स फॉलो नहीं करने होते, आपके ऊपर कोई बाउंड्रीज नहीं होती। इसको सिंपली हमने रिप्रोड्यूस करना कह दिया। रीमॉडलिंग क्या होती है, उसी बच्चे को आपने डो पकड़ा दी और साथ में 3 शेप्स दे दी, एक आपने मून दे दिया, एक आपने फ्लावर दे दिया, एक आपने स्टार दे दिया, और उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि तुम ये 3 शेप्स इस डो से बनाओ। इसको कहते हैं रीमॉडलिंग करना। रिप्रोडक्शन में आपने कोई रिस्ट्रिक्ट नहीं किया था और रीमॉडलिंग में आपने उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया। नाउ कमिंग टू वर्ड्स प्रेसिस, इसमें रिप्रोडक्शन और रीमॉडलिंग क्या होती है। रिप्रोडक्शन में आपके पास खुला हाथ होता है, वॉट एवर यू वॉन्ट टू ऐड इन इट यू कैन ऐड, वॉट एवर यू वॉन्ट टू एक्सट्रैक्ट सब्ट्रैक्ट आउट ऑफ इट यू कैन डू इट। मतलब आप अपनी मर्जी से जो आइडियाज उसमें डालना चाहें आप डाल सकते हैं, आप अपनी मर्जी से कोई आइडियाज उसमें से निकालना चाहें, माइनस करना चाहें तो कर सकते हैं। प्रेसिस में आपके पास ये ऑप्शन नहीं होता। यू आर नॉट सपोज टू डू रीमॉडलिंग।
एक भी पॉइंट, एक भी आर्गुमेंट, एक भी आइडिया अगर आपने अपनी तरफ से, जो कि पैसेज में मौजूद नहीं थी बात, लेकिन आपने खुद से ऐड कर दी, तो वो गलत हो जाएगा। पूरी प्रेसी आपकी गलत तस्वर की जाएगी, बिकॉज आपके पास ये अथॉरिटी नहीं है कि आप कुछ भी खुद से ऐड करें। आपके पास सिर्फ और सिर्फ रीमॉडल करने की अथॉरिटी है, और रीमॉडल करने क्या होता है कि आपकी बाउंड्रीज रिस्ट्रिक्ट कर दी जाती हैं, आपको लिमिटेड कर दिया जाता है। वो लिमिटेशंस क्या हैं कि आपने सिर्फ वही इंफॉर्मेशन लेनी है जो ओरिजिनल पैसेज में मौजूद है, और उसी इंफॉर्मेशन की बेस पर आपकी जो प्रेसी है वो आपने लिखनी है। ये सेकंड रूल है। अक्सर स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल वहां पे एक प्रेसी है, वहां पे उन्होंने लिखा हुआ है जी एक अच्छे पॉलिटिशियन की उन्होंने मिसालें दी हुई, एक अच्छे पॉलिटिशियन की रिक्वायरमेंट्स दी हुई है या लीडरशिप क्वालिटीज दी हुई हैं जो कि होनी चाहिए एक, उसमें फर्ज करें उस ओरिजिनल पैसेज में उन्होंने 5 क्वालिटीज बता दी हैं, ठीक है। अब अच्छे लीडरशिप लीडर में 15 क्वालिटीज भी हो सकती है ना, लेकिन उसने चूंकि 5 दी हैं, सो आपकी प्रेसी भी 5 ही क्वालिटीज पर रिस्ट्रिक्ट होगी। आप 6ठी क्वालिटी खुद से उसमें ऐड नहीं करेंगे। ये सिंपल असूल है जो आपने ज़हन में रखना है। 2 रूल हो गए। तीसरा रूल, अच्छा ये अब वो बात आने लगी है जिस पे मेजॉरिटी प्रेसी गलत करती है। 90% लोग इसके ऊपर इस रूल को नहीं समझ पाते और इसको गलत करते हैं। प्रेसी के अंदर आपसे 2 चीजें डिमांड की जाती हैं। एक चीज ब्रेविटी। ब्रेविटी क्या होता है? मतलब किसी चीज को कंसाइज करना, किसी चीज को, दरिया को या समंदर को कूजे में बंद करना। वो बात जो बहुत बड़े अल्फाज में और कम्प्लेक्स अंदाज में कही हो, उसी को सिंपल और कम अल्फाज में अगले तक पहुंचाना, इसको ब्रेविटी कहते हैं। अक्सर स्टूडेंट्स ये समझते हैं कि योर जॉब इज टू क्रिएट ब्रेविटी ओनली। जो पैसेज है उसको कंसाइज करके बस प्रेजेंट कर दो, दैट इज योर जॉब। दैट इज हाफ जॉब डन। आपने पूरा काम नहीं किया। पूरा काम क्या है? सेकंड पॉइंट है इसमें। सेकंड पॉइंट इज क्लैरिटी ऑफ आइडियाज। क्लैरिटी ऑफ आइडियाज क्या होती है? आपने ओरिजिनल पैसेज को पढ़ा, उसमें आपको समझ आई कि इसमें लीडरशिप की क्वालिटीज की बात हुई हुई है। आपका पैसेज जो प्रेसी आपने बनाई, ओरिजिनल पैसेज एक हो गया और एक आपकी प्रेसी हो गई। आपकी प्रेसी को पढ़ने से भी वही लीडरशिप की क्वालिटीज नजर आनी चाहिए, और उस पूरे पैसेज में फ्लो और रिदम होना चाहिए, कनेक्टिविटी होना चाहिए। ऐसे लगना चाहिए कि वन सिंगल आइडिया निट किया गया है इकट्ठे, जैसे कि ओरिजिनल पैसेज इकट्ठे निट हुआ था। उसी तरह अगर वो निटेड है, सेंट्रल थीम उसमें क्लियर हो रहा है, तो आपने क्लैरिटी भी लाई है। लेकिन अगर उसमें सेंट्रल थीम क्लियर नहीं हो रहा, अगर उसमें वो मतलब पढ़ने वाला, मैं अगले पॉइंट में बताता हूं कि वो कैसे, आपको कैसे पता चलेगा कि आप अपने पैसेज में क्लैरिटी लाए हैं या नहीं लाए, वो कैसे पता चलेगा, वो अगले रूल में समझाता हूं। सो योर जॉब इज टू डू 2 थिंग्स। वन थिंग इज टू ब्रिंग ब्रेविटी, उसको कंसाइज करना, एंड सेकंड थिंग इज कि उसमें क्लैरिटी ऑफ आइडियाज भी होना चाहिए। अब हाउ विल यू नाउ, अभी जबकि आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, हाउ विल यू नाउ कि आपके सॉल्व की हुई प्रेसी में क्लैरिटी है या नहीं है? उसके लिए एक सिंपल टेस्ट है। आप फर्ज करें 2021 की प्रेसी सॉल्व करें। 2021 की प्रेसी सॉल्व करके अपने घर में, या आप हॉस्टल में रह रहे हो या दोस्तों के साथ रह रहे हो, जहां पे भी रह रहे हो, वहां पे जो भी आपके इर्द गिर्द पढ़ा लिखा बंदा है, उसके पास वो सॉल्व्ड प्रेसी ले जाए। अब आपने उसको ओरिजिनल पैसेज नहीं पढ़वाना, आपने प्रेसी का टाइटल भी नहीं देना। उसको कहना है बस ये मैंने एक पैसेज लिखा है, इसको पढ़ो और मुझे बताओ तुम्हें इससे क्या समझ आती है। एक कोई सिंपल आइडिया बताओ जो तुम इसमें से एक्सट्रैक्ट आउट कर सकते हो, जो तुम्हें इसमें से समझ आ रहा है। अगर तो वो उसको पढ़े, उसको समझ आ जाए और वो कहे यार इसमें ये एक बात हुई हुई है, और वही बात आपने भी सोची थी, वही बात उसका टाइटल भी है, वही बात उसका सेंट्रल थीम भी है, दैट मीन्स कि उसमें क्लैरिटी मौजूद है। अगर वो कहे यार इसमें मुझे समझ नहीं आ रही, 2-3 बातें हुई हुई हैं, यार ये आइडियाज़ मुझे कुछ प्रॉपर कन्वे नहीं हो पा रहे, मेरी समझ से बालातर है, अगर इस तरह की एक भी बात कर दे, उससे समझ जाइए कि आपने प्रिसाइज तो कर दिया, उसको छोटा कर दिया, लेकिन आप उसमें आइडियाज़ की क्लैरिटी नहीं लेके आए। सो रूल ये हुआ कि योर प्रेसिस मस्ट मेक सेंस टू अ पर्सन हु हैज़ नॉट रेड द ओरिजिनल पैसेज। कोई भी ऐसा बंदा जिसने असली पैसेज नहीं पढ़ा हुआ, उसके सामने आपकी प्रेसी मेक सेंस करनी चाहिए। अगर उसको समझ आ गई, आपकी प्रेसी पास।
अगर उसको समझ नहीं आई तो ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੇਸੀ ਦਾ बेड़ा गर्क हो गया। जिस बंदे ने ओरिजिनल पैसेज पढ़ा हुआ होगा, यानी कि जो पेपर चेकर है, जिसने आपको जज करना है, वो फिर दोनों को कंपेयर करेगा और ये देखेगा कि आपने आइडियाज़ को रीमॉडल कैसे किया है, आपने वही आइडियाज़ जो उसने बात की थी उसी अंदाज में किस तरह कन्वे किए हैं, किस खूबसूरती के साथ आपने कन्वे किए हैं। यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गई? अभी तक हमने 4 रूल्स पढ़ लिए, चारों की समझ आ गई है तो एक एक कमेंट कर दें प्लीज़। ताकि मुझे पता चले कि यू गाइज आर विद मी और आप अटेंटिवली सुन रहे हो एंड दिस इज़ एन इंटरेक्टिव सेशन। और मीनवाइल जो नए बंदे आए हैं वो अपने दोस्तों को टैग कर सकते हैं और स्ट्रीम शेयर करना चाहें तो कर सकते हैं। ठीक हो गया, समझ आ रही है आपको? मेजॉरिटी जब आ रही है तो विच मीन्स कि समझ आ रही है। आगे चलते हैं। वटू साहब आप बाद में से सुन लीजिएगा, ये हमारे यहाँ पे पड़ी होगी, मैं सारा रिपीट नहीं कर सकता। आप लेट आए हैं तो इस सेशन को दोबारा सुन लीजिएगा, अपलोड हो जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट रूल इज़ यू आर सपोज टू यूज़ योर ओन लैंग्वेज। ओन लैंग्वेज से मुराद ये नहीं कि वहाँ पे पश्तो में और सिंधी में और बलोच में और बलोची में और पंजाबी में लिख के आ जाएं। नहीं भाई साहब, ओन लैंग्वेज से मुराद ये है कि आप पैसेज में जो वर्डिंग्स यूज़ हुई हैं, जो एक्सप्रेशन यूज़ हुआ है, जो स्टाइल यूज़ हुआ है, आपने उसको कॉपी पेस्ट नहीं करना। आपने अपने लैंग्वेज, अपने वर्ड्स और अपने सिनोनिम्स आपके पास, अब देखें होगा क्या। शहजादी बच्चे क्वेश्चन एंड पे कीजिए, बीच में क्वेश्चन ना करें, मैं एंड पे टाइम दूंगा, आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। होगा क्या बेसिकली, इट इज टेस्ट ऑफ योर नॉलेज। नॉलेज का टेस्ट कैसे आ गया जी? नॉलेज का टेस्ट इस तरह है कि जितने आप वेल रेड होंगे, जितने आप किताबी कीड़े होंगे, जितने आप पढ़ने वाले आदमी हैं, उतना ही आपके पास ये हुनर होगा कि आप आइडियाज़ को डिफरेंट अंदाज में, एक ही आइडिया को 2-3 अंदाज में प्रेजेंट कर सकें। जिस अंदाज में वो आइडिया वहाँ पे लिखा हुआ है उसको कॉपी पेस्ट नहीं करना, बल्कि अपने अल्फाज में उसको अपने प्रेजेंट करना है। आपने फिर सिनोनिम्स भी रिप्रोड्यूस करने हैं, जो वहाँ पे वर्ड्स यूज हुए हैं। ऑब्वियसली आप उन वर्ड्स को कॉपी नहीं करेंगे, एक आधा वर्ड उसकी इजाज़त है, आप उसको कॉपी कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा वर्ड की कॉपिंग आपने नहीं करनी। सो दैट इज़ हाउ इट इज़ कॉल्ड, इट इज़ टेस्ट ऑफ योर नॉलेज, इट इज़ टेस्ट ऑफ योर रीडिंग, इट इज़ टेस्ट ऑफ योर एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस सिनोनिम्स, इट इज़ टेस्ट ऑफ योर एबिलिटी टू कन्वे द सेम मैसेज जो ओरिजिनल पैसेज में कन्वे हुआ है। सो दैट इज व्हाई इट इज सेड कि आपने अपनी लैंग्वेज इस्तेमाल करनी है। इसके बाद अगला असूल है दैट यू आर सपोज टू राइट प्रेसेस इन थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन क्या होता है? सिंपल अल्फाज में अगर मैं समझाने की कोशिश करूं, जो नरेशन जिसमें आप ही, शी, इट वगैरह यूज करते हैं ना, दे, देम सेल्व्स, देयर, ये वाले टर्म्स जिसमें आप यूज करते हैं, वो थर्ड पर्सन होती है। आई, वी, अस, आवर सेल्व्स, माई सेल्फ, ये सारी फर्स्ट पर्सन है। और सेकेंड पर्सन यू, योर सेल्फ, यू से रिलेटेड, तुम से रिलेटेड जितनी चीजें, वो आपकी सेकेंड पर्सन है। प्रेसिस हमेशा थर्ड पर्सन में लिखी जाएगी। अब यहां पे एक सवाल पैदा होता है कि ऐसी पैसेजेस जो कि ऑटोबायोग्राफिकल होते हैं, मतलब एक किताब है, मैंने अपनी लाइफ के बारे में लिखी है, उस किताब में ऑब्वियसली मैं फर्स्ट पर्सन यूज करूंगा कि मैं यहाँ पैदा हुआ, मैंने ये किया, मैंने वहाँ से यहाँ से डिग्री की, मैंने यहाँ से हायर एजुकेशन ली, मैंने यहाँ से ये किया, मैं यहाँ पे जॉब करता रहा। तो वहाँ पे हर जगह पे मैं यूज़ होगी, यानी कि फर्स्ट पर्सन यूज़ होगा। अब होगा क्या कि पैसेज, अगर मेरी किताब से वो पैसेज लेते हैं तो ऑब्वियसली वो फर्स्ट पर्सन में ही सारा पैसेज लिखा हुआ होगा, तो उसको आपने थर्ड, ये जो फर्स्ट पर्सन में पैसेज लिखा होता है, इसको ऑटोबायोग्राफिकल डिस्क्रिप्शन कहते हैं। ऑटोबायोग्राफी होती है जो मैं अपनी लाइफ के बारे में खुद से लिखता हूँ। तो ऑटोबायोग्राफिकल डिस्क्रिप्शन को आपने थर्ड पर्सन में कैसे कन्वर्ट करना है? आप जब पैसेज की प्रेसी लिखने लगेंगे तो आप इन वर्ड से शुरू करेंगे, राइटर सेज दैट। जब आप ये लिखेंगे उसके बाद जहां जहां पे भी आई था वो ऑटोमेटिकली ही में कन्वर्ट हो जाएगा। राइटर सेज दैट he did this, he went there, he was born there, he did degree from there, he did job there। तो ऑटोमेटिकली I को, we को, us को आप ही में
दे में, देम में, इसमें आप कन्वर्ट कर देंगे. सो इफ passage is in autobiographical description, you're supposed to start your praises with the writer says, और आगे वो ऑटोमेटिकली थर्ड पर्सन में हो जाएगा. उसके बाद अकॉर्डिंग टू ऑथर, मतलब आपने बस वो सेंस देना है, उसको थर्ड पर्सन में कन्वर्ट करना है. अकॉर्डिंग टू ऑथर भी आप यूज कर सकते हैं. फिर ये भी चीज ज़हन में रखिए कि प्रेसी के अंदर ओरिजिनल पैसेज जो होगा उसमें इन्वर्टेड कॉमर्स में कोई बात हो सकती है, किसी बंदे की कोई कोटेशन हो सकती है, उसको हम लोग डायरेक्ट स्पीच कहते हैं. मतलब कायदे आजम सेड दैट कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट यूनिटी फेथ डिसिप्लिन इन्वर्टेड कॉमास क्लोज्ड. अब इसको जब आप प्रेसी में लिख रहे होंगे तो आप इसको ऑटोमेटिकली इनडायरेक्ट स्पीच में लिखेंगे. कायदे आजम एम्फेसाइज्ड अपॉन यूनिटी फेथ एंड डिसिप्लिन, या इसके अल्टरनेटिव टर्म्स आप यूज करना चाहें. फिर उसमें आप इन्वर्टेड कॉमास या डायरेक्ट स्पीच उसी तरह की नहीं आप कॉपी करेंगे, बल्कि आप उसको इनडायरेक्ट नरेशन में कन्वर्ट कर देंगे. यह भी इसका असूल है. फिर मैंने शुरू में बताया था कि पैसेज के अंदर कुछ अननेसेसरी या इनएसेंशियल आर्ग्यूमेंट्स होते हैं. अगेन मैं उनको रिपीट कर रहा हूं. अगर स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन है, स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन बोलते हैं न्यूमेरिकल डाटा को, मतलब कोई सर्वे है उसमें बताया गया है जी कि पाकिस्तान में इतने % बच्चे जो हैं वो मेल न्यूरिश्ड हैं, इतने % बच्चे जो हैं वो उनकी ब्रेन ग्रोथ ठीक नहीं है, इतने % बच्चे हैं उनको साफ पानी नहीं मिलता, इतने % बच्चे हैं उनको ये है, इतने % ये है उनको वो है. ये क्या है? ये सारी स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन है, स्टैटिस्टिक्स इसमें यूज हुए हैं. या एग्जाम्पल्स दी गई हैं, या नाम इस्तेमाल किए गए हैं, या कोई एड्रेस है, या दो चीज़ों को कंपेयर किया गया है, या दो चीज़ों का कंट्रास्ट किया गया है. इस तरह की जितनी चीज़ें होंगी इनको हम इनएसेंशियल या अननेसेसरी आर्गुमेंट्स गिनेंगे. कब तक? ये नहीं कि हर दफ़ा ये क्या उसे कहते हैं, अननेसेसरी या इनएसेंशियल आर्गुमेंट्स होते हैं. अगर उनके बगैर, ये जितनी चीज़ें मैंने आपको काउंट करवाई हैं, अगर इनके बगैर आप अपना सेंट्रल आइडिया कन्वे कर सकते हैं अपने पैसेज के अंदर, तो ये सारे इनएसेंशियल आर्गुमेंट्स हैं. लेकिन अगर इनके बगैर, मतलब कोई स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन है जो कि सेंट्रल थीम के लिए बहुत ही क्रूशल है, उसके बगैर आप मैसेज ही नहीं कन्वे कर पा रहे, तो फिर आप उसको ऐड करेंगे. अदरवाइज वो इनएसेंशियल या आप उसे स्किप कर देंगे सिंपली. फिर मैं पहले भी ये बात बता चुका हूं, योर जॉब इज नॉट टू डू क्रिटिसिज्म, योर जॉब इज नॉट टू डू इवेल्युएशंस. आपका ऐसा कोई काम नहीं है. आपका काम सिर्फ और सिर्फ ये है कि आप उस पैसेज में जो बातें और इंफॉर्मेशन है उसको प्रिसाइज करके लिखेंगे. सो आप कुछ भी खुद से उसमें ऐड नहीं करेंगे. फिर बात आती है लेंथ ऑफ दी प्रेसिस. असूल तो ये है कि इट विल बी रिड्यूस्ड टू 1/3. ये कॉमन प्रिंसिपल है. समटाइम्स कोई ऑप्शन नहीं दिया हुआ होगा, जस्ट ये लिखा हुआ होगा कि फॉलोइंग पैसेज की प्रेसी कर दें. तो उसमें सिंपल प्रिंसिपल है, आपने वर्ड्स को काउंट करना है. इज, एम, आई, आर, ये सारे वर्ड काउंट होते हैं. आपने वर्ड्स को काउंट करना है. फर्ज करें टोटल वर्ड्स है 100, आपने उसको 3 पे तकसीम करना है. आपका जवाब इज 33. तो आपकी प्रेसी के अंदर 33 वर्ड्स होने चाहिए. समटाइम्स क्लियरली लिखा हुआ होगा कि यू हैव टू डू praises of this passage in 1/3. Sometimes even word count भी दिया होता है कि आपने इस पैसेज का 33 वर्ड्स में प्रेसी लिखनी है. तो फिर आपको वर्ड काउंट करने की जरूरत नहीं है. फिर सिंपली आप ओरिजिनल पैसेज को अंडरस्टैंड कीजिए और 33 वर्ड्स में उसकी प्रेसी लिख दीजिए. इन माई पर्सनल ओपिनियन, अगर आपका ओरिजिनल पैसेज 100 वर्ड्स का है और आपकी प्रेसी इज सपोज टू बी ऑफ 33 वर्ड्स, तो आपके पास एडिशन कितनी अलो होती है, मतलब कितने वर्ड्स आप एक्स्ट्रा उसमें ऐड कर सकते हो. माय पर्सनल ओपिनियन 3 वर्ड्स, मतलब 33 वर्ड्स का अगर आपका टारगेट है, आपका वो लिमिट है, तो आप मैक्सिमम 36 वर्ड्स की प्रेसी लिख सकते हो. उससे ऊपर नहीं आपको जाना चाहिए टू बी ऑन सेफ साइड. और माइनस में आप कितना जा सकते हो, मतलब 33 का आपका टारगेट था, तो क्या आप 32 लिख सकते हैं? नो वे. मिनिमम जो रिक्वायर्ड वर्ड्स हैं वो आपने जो है ना लाइन वहां तक लाजमी पहुंचना, उससे पीछे नहीं आप जा सकते. उससे आगे 3 वर्ड जा सकते हैं, उसके पीछे नहीं जा सकते. फिर एंड पे एक गुडविल जेस्चर होता है. वो गुडविल जेस्चर क्या होता है?
आप अच्छा ये ज़हन में रखिए कि आपकी रफ वर्क के साथ पेपर चेकर को कोई सरोकार नहीं है, तो आपने रफ वर्क नीट साइड पे नहीं करना। कुछ टीचर कहते हैं नीट साइड पे करें, लेकिन मेरा ये ओपिनियन नहीं है। रफ वर्क आपको आंसरिंग शीट की बैक साइड पे करना चाहिए। आप एक ड्राफ्ट बना रहे हो, 2 ड्राफ्ट बनाते हो, तीसरा ड्राफ्ट आपने वहीं पे फाइनलाइज कर लिया, जब फाइनल हो गया तो फिर उसको फ्रंट पे शिफ्ट कीजिए जहां पे आपने रियल में उस क्वेश्चन का आंसर करना है। आपने पहले प्रेसी लिख ली, उसकी बॉटम पे आप उसका टाइटल देंगे। ये भी मेरा ओपिनियन है कि टाइटल बॉटम पे होना चाहिए, टॉप पे नहीं होना चाहिए। टॉप पे टाइटल का इख्तियार सिर्फ उस बंदे को है जिसने वो बात खुद लिखी हो। आप सिर्फ उसकी बात को शॉर्ट करके प्रेजेंट कर रहे हो, आप खुद उसके ऑथर नहीं हो। सो आपको ये राइट नहीं है कि आप उसका टाइटल टॉप पे दें, आपने टाइटल उसका बॉटम पे देना है, ठीक है। और ऊपर आपने प्रेसी लिख दी, उसके बॉटम पे आपने टाइटल दे दिया, उसके नीचे एक इक्वेशन ऐड कर दीजिए। आप लिखें इक्वेशन, नीचे लिख दिए वर्ड्स इन पैसेज, टोटल वर्ड्स इन पैसेज, फर्ज करें वो 100 वर्ड्स हैं, उसके सामने 100 लिख दीजिए। वर्ड्स रिक्वायर्ड 33, और वर्ड्स इन प्रेसी आपने अगले को बताना है कि मैंने प्रेसी में कितने किए। दैट कैन बी 33, 34, 35, 36, जो भी आपके उसमें वर्ड काउंट है। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि आपने पेपर चेकर को 2 नंबरी की कोशिश नहीं करनी, क्योंकि आइडिया हो जाता है कि आपने कितने वर्ड्स की प्रेसी लिखी है। उसको पढ़ने से ही बंदे को थोड़ा सा आइडिया हो जाता है, रफ पेज काउंट नहीं होंगे आपके। अच्छा, समटाइम्स होता है कि शहजादी, मैंने आपको पहले भी कहा था क्वेश्चंस एंड पे कर लें, कि मैं हाथ जोड़ता हूँ क्वेश्चंस एंड पे कर लें। मेरी फिर सारी तवज्जो क्वेश्चंस की तरफ हो जाती है, तो असल काम रह जाता है। अच्छा, अब 2 किस्म की सिचुएशंस हैं जो अक्सर स्टूडेंट्स फेस करते हैं। एक सिचुएशन ये है कि जब वो प्रेसी कर रहे होते हैं तो वो बहुत लंबी बन रही होती है, मतलब 33 वर्ड्स अगर रिक्वायर्ड हैं तो आपकी प्रेसी 50 प्लस पे बन रही है, मतलब किसी तरीके से शॉर्ट हो ही नहीं रही आपसे। और दूसरी सिचुएशन ये है कि वो बहुत शॉर्ट हो रही है। 33 वर्ड्स अगर रिक्वायर्ड हैं तो आप उसके 25 आपके बन रहे हैं, या 18 वर्ड्स की आपकी बन रही है, या 25 वर्ड्स की बन रही है। तो इन दोनों सिचुएशंस में करना क्या आपने? दोनों सिचुएशंस को मैं सेपरेटली डील करता हूँ। अगर आपकी प्रेसी बहुत लंबी हो रही है, ठीक है, तो आपके पास सिंपल असूल है, आप जो भी, जब आपने फाइनल प्रेसी तो आपने बना ली हुई है ना, और आप उसमें से देखिए जो भी आपको लगे कि ये माइनर पॉइंट है या इन एसेंशियल या अननेसेसरी पॉइंट है, उसके ऊपर लाइन फेर दीजिए। सिंपल। इफ प्रेसिस इज टू लॉन्ग, यू कैन डिलीट वॉट एवर यू वॉन्ट टू डिलीट आउट ऑफ इट, सिंपल प्रिंसिपल। बट इफ इट इज टू शॉर्ट, लेकिन अगर वो बहुत छोटी हो रही है, रिक्वायर्ड वर्ड्स भी पूरे नहीं हो रहे, फिर आपने क्या करना है, फिर आप अपनी मर्जी से उसमें ऐड नहीं करेंगे। देन यू विल गो बैक टू ओरिजिनल पैसेज, आप उसको रीड करेंगे, वहां पे देखेंगे कौन सा कोई मेजर आर्गुमेंट है, कौन सा इंपॉर्टेंट आर्गुमेंट है जो आपने मिस कर दिया। उस इंपॉर्टेंट आर्गुमेंट को फिर आप दोबारा उसी में ऐड करेंगे, और फिर आपकी वो वर्ड काउंट पूरा हो सकता है। यानी कि अगर आपकी प्रेसी लंबी हो जाए तो आप अपनी मर्जी से कांट छांट कर सकते हैं, लेकिन अगर छोटी हो जाए तो आप अपनी मर्जी से एडिशन नहीं कर सकते, बल्कि फिर आपको पैसेज को दोबारा पढ़ना पड़ेगा और वहां से कोई आर्गुमेंट उसमें ऐड करना पड़ेगा। प्रेसिस मस्ट बी कनेक्टेड लाइक वन सिंगल आइडिया, उसमें फ्लो होना चाहिए और रब्त होना चाहिए। अक्सर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, एक लाइन पकड़ी, उसको शॉर्ट किया एक सेंटेंस को और लिख लिया, दूसरा सेंटेंस पकड़ा, उसको शॉर्ट किया, लिख लिया, तीसरा सेंटेंस शॉर्ट किया, लिख लिया, चौथा, पांचवा, छठा, 20 सेंटेंसेस थे, 20 के 20 को शॉर्ट किया और समझा जी मेरी प्रेसी हो गई, 1/3 अचीव हो गया। कभी भी ऐसे अचीव नहीं होगा। क्यों? जो ओरिजिनल पैसेज था उसमें उसने वो डिटेल से बात की थी और उसमें उसने कनेक्टर्स यूज किए हुए थे और आपस में बातें लिंक्ड थी, एक बात दूसरी बात के साथ एक मीनिंग उनका बन रहा था। लेकिन जब आपने उनको शॉर्ट किया, एक एक लाइन को, एक एक सेंटेंस को, तो बीच में लिंक कहीं नहीं आएगा। वो ऐसे लगेगा कि एब्रप्ट सी बातें हुई हुई हैं जो कि आपस में कनेक्टेड नहीं है। अक्सर प्रेसिस जहां पे जिनकी समझ नहीं आती, वहां पे स्टूडेंट्स ये काम कर रहे होते हैं कि एक एक सेंटेंस को पकड़कर उसको लिखने की कोशिश कर रहे होते हैं। आपने एक एक सेंटेंस की प्रेसी नहीं करनी होती, आपने उसके सेंट्रल आइडिया को शॉर्ट करके बस प्रेजेंट करना होता है,
विथ सेम इंफॉर्मेशन। फिर ये याद रखिए, टाइटल इज अ मस्ट, 5 नंबर होते हैं टाइटल के। सो टाइटल आपने किसी सूरत मिस नहीं करना। और आखिरी असूल इज दैट प्रेसिस इज ऑलवेज रिटन इन 1 पैराग्राफ। ओरिजिनल पैसेज में 2 पैराग्राफ भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, लेकिन आपकी प्रेसी हमेशा 1 पैराग्राफ में होगी। ये रूल्स थे प्रेसी राइटिंग के। नाउ कमिंग टू वर्ड्स कि आपने वोकैबुलरी कैसे इंप्रूव करनी है, क्योंकि मैंने प्रॉमिस किया था कि इस सेशन में मैं बताऊंगा। वोकैबुलरी इंप्रूव करने का मेथड ये है कि आप डेली बेसिस पे जो जर्नल रीडिंग कर रहे हैं, उस जर्नल रीडिंग में से कोई से 2 वर्ड एटलीस्ट टू स्टार्ट विद, आपने 2 वर्ड्स का टारगेट रख लेना है डेली लर्न करने का। ये पहला स्टेप है। आपने आज एक अखबार पढ़ी, उसमें से 2 नए वर्ड्स आपको नजर आए, आपने उसका वोकैबुलरी में मीनिंग देख लिया और आपको समझ आ गई कि ये 2 वर्ड आज मैंने तैयार करने हैं। अब आपने क्या करना है, उन्हीं 2 वर्ड्स को अपनी डायरी में एक वोकैबुलरी की एक कॉपी बना लें। उस कॉपी में वो 2 वर्ड्स आपने लिख लेने हैं। फिर उसी रात को जब आप राइटिंग प्रैक्टिस कर रहे हो किसी चीज की भी, मतलब आप नोट्स बना रहे हो, आप ऐसे लिख रहे हो, आप कोई भी आउटलाइन बना रहे हो, किसी चीज की भी राइटिंग प्रैक्टिस कर रहे हो, तो वो जो वोकैबुलरी वाले 2 वर्ड्स थे उनको अपने राइट अप में आपने प्रैक्टिस करना है, उसी सेंस के साथ, उसी मीनिंग के साथ जो आपने उसका लिखा था। मतलब जो आपके पास डायरी थी उसमें आपने 2 वर्ड्स लिखकर उनके साथ में मीनिंग भी लिख लिए और फिर आपने उसको अपने राइट अप में यूटिलाइज भी कर लिया। ये आज का टास्क बस खत्म, इसके अलावा कुछ भी नहीं आपने करना। अब सुबह अगला दिन आ गया, अगले दिन आप 2 नए वर्ड्स याद करेंगे, कहीं से भी लर्न करेंगे, उनके मीनिंग उसी डायरी में, उसी कॉपी में 2 नए वर्ड्स लिखेंगे, यानी कि अब आपके पास टोटल 4 वर्ड्स हो गए, 2 कल वाले और 2 आज वाले, उनका मीनिंग लिख लेंगे। रात को जब आप प्रैक्टिस करने लगेंगे तो फिर आपने नए 2 वर्ड्स की प्रैक्टिस नहीं करनी, बल्कि कल वाले 2 वर्ड्स और आज वाले 2 वर्ड्स, टोटल 4 वर्ड्स को आपने अपने राइट अप में प्रैक्टिस करना है। 2 दिन की प्रैक्टिस हो गई, तीसरे दिन आप क्या करेंगे, 2 नए वर्ड्स आपने लर्न किए, उसी डायरी में लिख लिए, उनके मीनिंग भी लिख लिए। जब रात को प्रैक्टिस का टाइम आएगा तो आप पहले दिन वाले 2, दूसरे दिन वाले 2 और तीसरे दिन वाले 2, टोटल 6 वर्ड्स को आप अपनी प्रैक्टिस में लेके आएंगे। चौथे दिन सेम प्रैक्टिस, 2 नए वर्ड्स लर्न किए, उनको डायरी में लिख लिया, लेकिन प्रैक्टिस के वक्त आप 8 वर्ड्स की प्रैक्टिस करेंगे। 5वें दिन 2 नए वर्ड्स लर्न किए, डायरी में लिखा, प्रैक्टिस के वक्त 10 नए वर्ड्स तैयार करेंगे, मतलब उनको राइट अप में लिखने की कोशिश करेंगे। 6ठे दिन 12 नए वर्ड्स को, बाकी प्रैक्टिस सेम है, जो राइट अप में आपने उसको करना है, रिवाइज करना है, वो 12 वर्ड्स हो जाएंगे। 7वें दिन 14 वर्ड्स हो जाएंगे। अब होगा क्या, 8वें दिन यू विल कम बैक टू डे 1। आपने 8वें दिन 2 नए वर्ड्स लर्न किए, उनको डायरी में लिखा और 2 ही वर्ड्स की प्रैक्टिस की। फिर अगले दिन 2 नए और वर्ड्स याद किए, फिर 4 कर लिए, यानी कि 8वें दिन के और 9वें दिन के, उनको प्रैक्टिस कर लिया। हर हफ्ते के आपने राइट अप के लिए प्रैक्टिस करने हैं और अगले हफ्ते के लिए आपने नए वर्ड्स याद कर लेने हैं। ये प्रैक्टिस आप जारी रखेंगे और ओकेजनली 15 दिन के बाद, 20 दिन के बाद, महीने के बाद आप एक दफ़ा उस डायरी में से गो थ्रू हो जाएंगे, उन वर्ड्स को रीड आउट कर लेंगे। अब इस तरह होता क्या है, ह्यूमन ब्रेन की ये कैपेबिलिटी है, जब आपने न्यूज़पेपर में वो वर्ड पढ़ा था, एक दफ़ा आपके जहन में वो गया, फिर आपने उसको वोकैबुलरी में ढूंढा, फिर वो आपके जहन में एक दफ़ा शफल हुआ, फिर आपने उसको डायरी पे लिखा, फिर वो आपके जहन में शफल हुआ, उसका मीनिंग लिखा, फिर वो जहन में शफल हुआ, फिर आपने उसको राइट अप में प्रैक्टिस किया, फिर वो आपके जहन में शफल हुआ। 6 दफ़ा अभी तक वो शफल हो चुका है और उसी वर्ड को आप फिर 7 दिन रेगुलरली शफल कर रहे हो। पहले 2 वर्ड्स कंटिन्यूसली अगले दिन भी प्रैक्टिस हो रहे हैं, उससे अगले दिन भी प्रैक्टिस हो रहे हैं, उससे अगले दिन भी प्रैक्टिस हो रहे हैं। तो वो जब 20-25 दफ़ा एक ही वर्ड आपके राइट अप में से भी गुजरता है, हर सेशन, हर चीज़ में से गुजरता है, तो वो आपके मेमोरी का हिस्सा बन जाता है। और एक साल में 365 डेज होते हैं, तो यू आर काइंड ऑफ लर्निंग 300, 300, 600 और 65 65 730 वर्ड्स आप एक साल में नए लर्न कर रहे हैं। मतलब यू हैव अ ह्यूज वोकैबुलरी ऑलरेडी, आपको इंग्लिश काफ़ी आती है और 730 वर्ड्स उसमें नए ऐड हो गए हैं। बजाय इसके कि आप रट्टा लगाते रहें, आप जीआरई को
करते रहें, आप वो वोकैबलरी वाली किताबों को रटा लगाते रहें, मेरे ख्याल से ये ज़्यादा आसान तरीका है। डेली 2 वर्ड्स इज़ नॉट अ बिग डील, और उसको प्रैक्टिस करना इज़ ऑल्सो नॉट अ बिग डील, लेकिन जो आपने 2 वर्ड्स का टारगेट रखा है उसको अचीव लाजमी करना है। आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। अब जो जो आपके क्वेश्चंस हैं वो आप यहाँ पे कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। मैं अब बोलना बंद कर देता हूँ, सिर्फ आपके सवालों का जवाब दूंगा। Now is the time for your questions. नहीं, टाइटल वर्ड्स काउंटिंग में काउंट नहीं होंगे, सिर्फ जो आपने प्रेसी का पैसेज लिखा है वही वर्ड्स काउंट होंगे। मंडे को पॉलिटिकल साइंस का सेशन है, याद रखिएगा, सब लोग अटेंड कीजिएगा, फ़ायदा होगा। पॉलिटिकल साइंस वैसे भी तकरीबन हर सब्जेक्ट में ही बंदा उसको कहीं ना कहीं अड़ा सकता है, ऐसे में भी कोट कर सकता है, करंट अफेयर्स में भी, पाकिस्तान अफेयर्स में भी, पॉलिटिकल साइंस में भी, और सब्जेक्ट्स में भी बंदा कोट कर सकता है। सो इस तरह के सेशंस आपने मिस नहीं करने। एनी अदर क्वेश्चंस? खामोशी क्यों छा गई है? ये मैरिड और काफ़ी तरीके से पढ़ाई छोड़ी हुई थी। पोर्शंस में पढ़िए, थोड़ा थोड़ा पढ़िए, ब्रेक्स लेके पढ़िए। 45 मिनट्स या 40 मिनट्स आप स्टडी कीजिए और उसके बाद आप ब्रेक ले लें 10 मिनट की, 15 मिनट की। जो ब्रेक, और ये सिर्फ आपके लिए नहीं, ये सब के लिए है। जब आप ब्रेक लेंगे उस ब्रेक के दौरान वो काम कीजिए जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद है। मसलन आपको कैंडी क्रश सागा खेलना पसंद है, आपको दोस्तों के साथ गप्पे लगाना पसंद है, आपको चाय पीना पसंद है, आपको कुकिंग करना पसंद है, वो 15 मिनट में वो कीजिए। आपका ब्रेन बिल्कुल फ्रेश हो जाएगा और उसकी परसेप्शन बैक टू नॉर्मल हो जाएगी। और उसके बाद फिर दोबारा पढ़ाई शुरू कीजिए तो आपकी तवज्जो रहेगी, उसमें दिल लगा रहेगा। प्रेपोजिशंस काउंट होती हैं? नहीं जी, टॉपिक का टाइटल फर्स्ट पर लिखना है ना बच्चे, वो मैं बता चुका हूँ। टाइप मेरे ओपिनियन के मुताबिक टॉप पे लिख दें, कोई ऐसा मैटर नहीं करता, लेकिन जहाँ पे आप प्रेसी लिखें उसके बॉटम पे लिखें। टाइटल को एज प्रिसाइज एज पॉसिबल, मतलब आप एक काम ही ऐसा कर रहे हैं कि आपने इस दरिया को कूजे में बंद करना है, और उसको टाइटल देते हुए अगर आप लंबा कर देंगे तो वो खूबसूरत नहीं होगा। हाउ टू इम्प्रूव एसे एंड प्रेसी, 3 चीज़ें क्रक्स हैं इन दोनों चीज़ों के लिए, एसे और प्रेसी को इम्प्रूव करने के लिए। रीडिंग की प्रैक्टिस, जनरल रीडिंग बढ़ाइए जितना ज़्यादा फारिग कर सकते हो। राइटिंग कीजिए जितना ज़्यादा का, आउटलाइंस प्रैक्टिस करें, इंट्रोडक्शन लिखें, प्रेसीज की प्रैक्टिस करें, और फिर इवैल्यूएशंस करवाएं। किसी टीचर को ज्वाइन कर लीजिए ऑनलाइन या फिजिकली, और उस टीचर से रेगुलर बेसिस पे इवैल्यूएशन करवाएं ताकि आपको अपनी गलतियों का पता चलता जाए। हाउ टू इम्प्रूव सेंटेंस स्ट्रक्चर, सेंटेंस स्ट्रक्चर रीडिंग और राइटिंग के साथ इम्प्रूव होगा। जितना ज़्यादा आप रीड करते हो, आपका ब्रेन अनइंटेंशनली वो चीज़ें लर्न कर रहा होता है, उसका एक्सप्रेशन, उसका अंदाज, उसका चीज़ों को इंट्रोड्यूस करवाना, कंक्लूड करवाना, चीज़ों को कंपेयर करना, ये सारी चीज़ें आपका ब्रेन लर्न कर रहा होता है। मोमना, थैंक यू बच्चे, जज़ाकल्लाह। टाइटल की कोई रिस्ट्रिक्टेड लेंथ नहीं होती, टाइम मोस्ट प्रोबेबली यही होगा नेक्स्ट सेशन का। जीआरई वर्ड्स क्रूशल हैं, होते होंगे क्रूशल, मेरे लिए तो क्रूशल नहीं थे, मैंने उनको पढ़े बगैर ही सीएसएस क्वालिफाई कर लिया था। इफ़ यू थिंक दे आर क्रूशल तो आप पढ़ लें, नो प्रॉब्लम। उसके बाद जनाब मुझे ग्रामर भी आती पर लिखना नहीं जाता, लिखना नहीं आता, पेन पकड़ के लिखने लगता हूँ तो कुछ समझ नहीं आती, क्या करूँ? छोटी छोटी चीज़ें प्रैक्टिस करें। एक पैराग्राफ सिर्फ लिखें, मतलब आप फ़र्ज़ करें किताब एक पढ़ रहे हो, उस किताब में से आपने 4-5 पेजेस पढ़े हैं, उन 4-5 पेजेस का जो क्रक्स आपके जहन में आता है, जो भी उसके जहन आप में आता है, वो उसको एक पैराग्राफ में जस्ट 4-5 लाइनों में लिखने की कोशिश करो, और फिर एक हफ्ता पूरा यही प्रैक्टिस करो, जस्ट 4-5 लाइनें, फिर वो 4-5 से 6-7 लाइनें कर दें। स्लो एंड स्टडी जो है ना, वो सबसे बेहतर लर्निंग होती है। हम लोग रश करते हैं जिसकी वजह से लर्निंग प्रॉपर नहीं होती। वोकैब के लिए एंटोनिम सिनोनिम भी ठीक हैं, एंटोनिम सिनोनिम तो मुश्किल प्रिपरेशन है, और
there are unlimited numbers of words in the universe, in the world, जो बोले जाते हैं इंग्लिश में, और उन सारे वर्ड्स को कभी भी आप प्रिपेयर नहीं कर सकते. सो जितने पॉसिबल हों वो कर लें. ये एंटोनिम और सिनोनिम्स वाला जुआ ही होता है. वैसे IR का सेशन भी रखें जी. IR का सेशन भी हम रखेंगे नेक्स्ट वीक में इंशाल्लाह जी. मुझे कमेंट्स लेट शुरू हो रहे हैं. प्रेपोजिशन प्रेसिस वर्ड्स में काउंटिंग होती है? नहीं काउंट होते. प्रेसिस सर अंडरस्टैंड नहीं आता पूरा पैराग्राफ. प्रैक्टिस की कमी है. आप जल्दी हिम्मत छोड़ देते हैं और प्रैक्टिस नहीं करते. चीज़ों को याद करने का क्या तरीका होना चाहिए? अब ये हर ब्रेन डिफरेंट है. जो चीज़ इफ़ समथिंग वर्क्स फॉर मी डजंट मीन कि वो आपके लिए भी वर्क करेगी. मेरा तो याद करने का तरीकाकार ये होता है कि मुझे कभी भी वर्ड याद नहीं रहते. मैं हमेशा वो उसका थीम समझ लेता हूँ और फिर उसको अपने अल्फाज में लिख लेता हूँ. इस तरह मुझे चीज़ याद रहती है. I am an intermediate student. Kindly suggest me reading and reading. Journal reading enhance करो बच्चे. अपनी बुक रीडिंग की आदत बना लो सिर्फ और सिर्फ. टॉपिक मैंने कहा जितना प्रिसाइज कर सकते हो, जितना छोटा और जितना मीनिंगफुल होगा उतना अच्छा है. शहजादी अनमोल आपके लिए बात कर रहा हूँ. बहुत ट्राई की सर लेकिन बहुत डिफ़िकल्ट है. क्या डिफ़िकल्ट है? प्रेसियन ऐसे डिफ़िकल्ट तो है. मतलब मैं ये तो नहीं कह रहा बहुत आसान है. इट्स फाइन. यू शुड कीप ऑन प्रैक्टिसिंग. आई अटेम्प्टेड ट्वाइस फॉर PMS बोथ ऑफ टाइम एंड couldn't make प्रेसिस एन ऐसे पेपर. नाउ आई एम वेरी कंफ्यूज्ड अबाउट माय लास्ट अटेम्प्ट. शुड आई डू नाउ? गो फॉर इट. मतलब प्रिपेयर करें. किसी अच्छे उस्ताद के साथ जुड़ जाएं. उसको काम चेक करवाया करें. काम चेक करना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है और उसमें माइन्यूट गलतियां निकालना वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है. तो वो करें गुल मलिक साहब. आई होप यूर अ मेल, फीमेल ना हो. सेम टेंस में द ओरिजिनल पैसेज इज रिटन. एग्जैक्टली. जिस टेंस में ओरिजिनल पैसेज है उसी टेंस में आपकी प्रेसिस होगी. आप टेंस चेंज नहीं करेंगे. समटाइम्स ऐसा होता है शुरू में कोई पास्ट में बात हुई हुई है, फिर मिड में कोई प्रेजेंट में आ जाती है, फिर अगली बात कोई फ्यूचर में होती है. तो आप भी वो जो बात कन्वे कर रहे हो, जो उसका वहाँ पे टेंस था वही आपका यहाँ पे टेंस होना चाहिए. वोकैब्स के लिए एंटोनिम सिनोनिम्स भी शेक है. मुझे क्वेश्चन की नहीं समझ आ रही. ऐसे प्रेसी के लिए बच्चे कोई किताब नहीं होती. मैं जर्नल रीडिंग की बात कर रहा हूँ. वैसे ही रीडिंग किया करें. इंग्लिश में किताबें ले आए जो भी आपको पसंद है. नॉवेल्स पसंद हैं, IR पसंद है, हिस्ट्री पसंद है, कुछ भी पसंद है, बस इंग्लिश में चीज़ें पढ़ें. जो चीज़ें काउंट होंगी वो आपने पहले हेल्पिंग वर्ड्स का बताया. दूसरे कौन से काउंट होते हैं? मुझे आपके इस क्वेश्चन का कोई समझ नहीं आया. हर वर्ड काउंट होगा. कॉमास, कॉलम्स ये काउंट नहीं होते. बस ये ज़हन में रखें. सिंपल टर्म. ये जो मैं कह रहा हूं, प्रेसिस मस्ट बी कनेक्टेड लाइक वन सिंगल आइडिया. ये टोटल 6, 7, 8 वर्ड्स बन रहे हैं तो ये 8 ही वर्ड्स वहां पे भी होंगे. इज, एम, आर ये भी काउंट होंगे. थैंक यू अनीस साहब, जज़ाकल्लाह. लोग कहते हैं 4-5 माह में प्रिपरेशन नहीं हो सकती, डीमोटिवेट करते हैं. क्या किया जाए? डोंट लिसन टू पीपल. दे आर लूजर्स बेसिकली जो ऐसा कहते हैं. डू योर बेस्ट. जब घोड़ा अपनी रेस में चल रहा होता है ना, ही इज नेवर कंसर्न्ड कि साथ वाला क्या कर रहा है या साथ वाला क्या कर रहा है, दूसरा घोड़ा किधर है किधर नहीं है. उसको सिर्फ एक चीज से कंसर्न होता है कि वो सामने फिनिश लाइन है एंड आई हैव टू रीच देयर बाय एनी मीन्स. घोड़े का सिर्फ ये कंसर्न होता है. कोई सर्कमस्टांसेस दाएं बाएं कुछ भी नहीं देखता. यू आर दैट घोड़ा. डोंट लिसन टू पीपल. प्रिपेयर योर बेस्ट. अपनी तरफ से फुल एफर्ट दीजिए और बाकी अल्लाह ताला की जात पे छोड़ दें. थीसिस स्टेटमेंट के बारे में क्या क्वेश्चन है? आप पूछ सकते हैं, पूछें. अल्लाह पाक. मैं इरिटेट नहीं हूँ जी. जो चीज़ें मुझे समझ आ रही है वो मैं बता रहा हूँ. न्यूज़पेपर कौन सा बेस्ट है फॉर रीडिंग? एक ट्रिब्यून, एक्सप्रेस ट्रिब्यून का, न्यूयॉर्क टाइम्स इंटरनेशनल न्यूज़ के लिए, और डॉन ऑब्वियसली हमारा जो लोकल है उसका.
और न्यूज़पेपर में भी सारी स्टोरियाँ ना पढ़ा करें। इवन एडिटोरियल वाले पेज के अंदर भी जो चीज़ भी आपको लगे किसी पर्सनैलिटी पे बात है, किसी पॉलिटिकल पार्टी पे बात है, किसी एक चीज़ को हिट किया हुआ है, कोई कंट्रोवर्सी है, उसको सिंपली स्किप कर दे, उसको ना पढ़ें। कोई कंस्ट्रक्टिव बात है, कोई सजेशंस हैं, डेमोक्रेसी कैसे इंप्रूव हो सकती है, पावर्टी कैसे एलिविएट हो सकती है, इस तरह की चीज़ें पढ़ें, वही आपको फ़ायदा देंगी। अच्छी डिक्शनरी, मेरे पास तो वर्ड वेब है इधर मोबाइल में मेरे पास इंस्टॉल हुई भी है, पता नहीं वो, मुझे तो वही अच्छी लगती है। When I see interviews of toppers or see their educational background, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होते बच्चे। आयशा, मैं ऑर्डिनरी स्कूल में पढ़ा हुआ हूँ, ऑर्डिनरी क्लासेस में पढ़ा हुआ हूँ, मैं कोई टॉप नॉच यूनिवर्सिटीज़ में नहीं गया हुआ, मेरा कोई एक्सपोजर नहीं है, तो मैंने CSS रिटर्न और इंटरव्यू दोनों क्वालिफाई किए हुए हैं। इफ़ आई कैन डू इट, यू कैन डू इट। ये बिल्कुल बाहर का इन्फ्लुएंस जब तक आपके अंदर आता रहेगा, आपका ब्रेन कभी भी अपना इन्फ्लुएंस आप तक नहीं पहुंचाएगा। सो डोंट एनीथिंग जो आपको डीमोटिवेट करती है, एनीथिंग जो आपको कंफ्यूज करती है, उसको स्किप कर दें, उसको देखें ही ना, इंटरव्यूज मत सुने। मैं जब प्रेसिस पैराग्राफ रीड आउट करता हूं, जब अंडरस्टैंड नहीं आता तो फेड अप होता हूँ, जस्ट रीडिंग करूँ या हाउ टू डू मोर थिंग्स टू गेट अंडरस्टैंड एंड राइट डाउन कंसाइज। शुरू में ऐसा होता है, जब आप फ्रस्ट्रेटेड हो जाएंगे तो फिर तो बेड़ा गर्क हो गया ना। फ्रस्ट्रेट नहीं आपने होना, शुरू में ऐसा कोशिश करें, ये जो मैट्रिक FSC के लेवल में जो प्रेसी के क्वेश्चंस आते हैं उनको सॉल्व करें, वो इजी होंगे, उसमें आपकी फ्रस्ट्रेशन नहीं होगी, फिर आपका दिल लगा रहेगा, फिर आहिस्ता आहिस्ता आप ब्रेनन मार्टन पे आएँ, फिर आहिस्ता आहिस्ता आप आगे इम्प्रूव करते जाएंगे। करंट अफेयर के टॉपिक बता दें इंपॉर्टेंट, आई नेवर टेल इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट। हाउ टू रीड अ बुक, what should be in our mind while reading? Just read it for the sake of information, for the sake of knowledge, for the sake of wisdom, और कुछ भी ज़हन में ना रखें। करंट फेज में पाक फेज के टॉपिक्स जनाब सिलेबस में सारे टॉपिक दिए हुए हैं, सारे तैयार करें। थीसिस स्टेटमेंट, ये नाम क्या है, सीन आइन, अच्छा सीन और आइन, ठीक है। थीसिस स्टेटमेंट इज पार्ट ऑफ इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ, इट इज नॉट नेसेसरीली अ पार्ट ऑफ आउटलाइन। आउटलाइन में आप लिखना चाहें ऑप्शनल है, आप लिख सकते हैं, लेकिन इट इज नेवर अ कंपल्सरी पार्ट, जबकि इंट्रोडक्टरी पार्ट का इट इज अ कंपल्सरी पार्ट। First step towards CSS English Precis paper is to learn vocabulary, pairs of words and structure. Is it right? Yes, kind of right. And English Precis के लिए vocabularies and the tenses किस तरह करें? Tenses के लिए आपको हमेशा ग्रास रूट लेवल से प्रिपरेशन करनी चाहिए। किसी ऐसे टीचर के पास चले जाइए जो मैट्रिक और FSC वालों को टेंसेस पढ़ाते हैं, उनको बोलें कि मैंने उनको ये नहीं कहना कि मैं CSS की तैयारी कर रहा हूँ, उनको बस ये कहें कि मुझे टेंसेस तैयार करवाएं, जैसे भी हो सकता है, बेसिक ग्रामर की समझाएं, वो आप तैयार कर लेंगे तो फिर ये समझना आपके लिए मुश्किल नहीं होगा। अच्छा जी, 4 months just remaining, could one manage to prepare himself for upcoming exam of CSS from the very beginning? Suggest some tips and tricks please. I don't think 4 months are enough. In my personal opinion, you should at least have 10 to 12 months. अगर आपने ग्रास रूट लेवल से बिल्कुल स्क्रैच से प्रिपरेशन कर रही हैं। यू वेलकम आयशा। पॉलिटिकल साइंस के कुछ टॉपिक्स रिलेटेड होते हैं सम ऐसे टॉपिक्स में, तो उनको पुट कर सकते हैं सम रेफरेंसेस आइडियाज़ में। जी बिल्कुल आपको करना चाहिए, आपका ऐसे में डिफरेंट फील्ड्स ऑफ नॉलेज का इन्फ्लुएंस होना चाहिए। हिस्ट्री से बातें आप कर सकते हो, पॉलिटिकल साइंस से बातें कर सकते हो, थीरीज दे सकते हो, फिलॉसफी की बातें कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। PMS इंटरव्यू उर्दू में होती है या इंग्लिश में, यू नेवर नाउ। जो इंटरव्यूअर है, जो आगे पैनल बैठा हुआ है, वो आपसे उर्दू में सवाल भी कर सकते हैं, इंग्लिश में भी कर सकते हैं, लेकिन मोस्टली इट इज़ इन इंग्लिश। Could you please repeat what you have said about opinion page reading? मैंने ये कहा था कि आपने ऐसी चीज़ें जो कंट्रोवर्शियल हैं, ऐसी चीज़ें जिसमें PTI को, PMLN को, PPP को हिट किया गया है, उन चीज़ों को आपने रीड नहीं करना। you're not supposed to write them down in your essay, in your CSS exam, so you don't have to read them.
जो कंस्ट्रक्टिव चीज़ें हैं, किसी ने सजेशन दी हुई हैं, एनर्जी क्राइसिस पे कैसे काबू पाया जा सकता है, पॉवर्टी कैसे कम की जा सकती है, इकोनॉमी कैसे बेहतर बनाई जा सकती है, इस तरह की चीज़ें पढ़ें। सवाल ख़त्म, गुड हो गया। चलें जी, खुशबाश रहिए, दुआ में याद रखिए। और आप में से जो लोग वो हमारे सेशन में हैं, मुझे प्लीज़ आप लोगों ने CSS 2001 एंड CSS 2002 ये 2 प्रेसेस सॉल्व करके परसों शाम 4 बजे से पहले ग्रुप में आपने सबमिट करवानी है और मैं वहाँ पे इवैल्यूएशन करूँगा इनकी। इंटरनेशनल न्यूज़ के लिए मैंने बताया था एक्सप्रेस ट्रिब्यून का वो न्यूयॉर्क टाइम्स पोर्शन है उसके अंदर, या फिर वो जो इंटरनेशनल मैगजीन्स हैं, फॉरेन पॉलिसी, फॉरेन अफेयर, इसको आप फॉलो कर सकते हैं। स्टूडेंट्स में से टीना है और नौशेरवान है और बाकी जितने भी हो, मोबाइल में अब मुझे नाम याद नहीं है। आप सब ने CSS 2001 CSS 2002 की प्रेसेस सॉल्व करनी है और वो PDF फॉर्मेट में ग्रुप में सबमिट करवानी है परसों शाम 4 बजे से पहले। अपना ध्यान रखिए, खुशबाश रहिए, स्ट्रीम शेयर कर दीजिए। ये व्हाट्सएप ग्रुप जो है वो पेड ग्रुप है ताहा। इफ़ यू वांट टू बी अ पार्ट ऑफ इट यू हैव टू रजिस्टर योरसेल्फ फॉर द कोर्स। ये जो लेक्चर्स चल रहे हैं, जो हुए हैं 2-3, ये उसी कोर्स का हिस्सा है। शायद एक आध लेक्चर मैं और ले लूँ लाइव, जो आप सबके लिए फ़ायदेमंद हो, अदरवाइज़ वो सारे जूम पे लेक्चर्स होते हैं। अपना ध्यान रखिए, खुशबाश रहिए, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़। जिसने सेशन का हिस्सा बनाया वो हमें इनबॉक्स कर सकता है यहीं पे फेसबुक पे।